Questions on kinematics in an experiment to determine the acceleration of free fall using a falling body, what would lead in a value that is too large? In an experiment to determine the acceleration of free fall using a falling body, what would lead to a value that is too large? Dimensions of the body are too large. अब डायमेंशंस ऑफ द बॉडी टू लार्ज को कैसे लिंक करोगे? सवाल का मतलब क्या है? एमसीक्यू में यही मसला होता है कि Larger dimensions meaning larger surface area, which means हाँ, larger mass. लेकिन हम तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल निकाल रहे हैं ना। तो अब आप इसको जब एमसीक्यू ए लेवल में जब भी करो तो कोशिश करो कि थोड़ा सा लिखो। ए लेवल के एमसीक्यूज कभी भी आप करके देखना कि कभी भी ओरल सॉल्व नहीं होते। अब मुझे पता है कि ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की स्टोरी है। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से फेंका, फ्री फॉल में यही होता है, उसको रिलीज रेस्ट से किया, तो फॉर्मूला बनेगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी हो गया 2s/t²। अब आप एक एक करके देखते जाओ कि क्या चीज फर्क पड़ेगी। दैट इज टू लार्ज। व्हाट वुड लीड टू अ वैल्यू दैट इज टू लार्ज? क्या होगा ऐसा जिससे जी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाए? तो अब वो ये पूछना चाहता है कि ये बताओ इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जिससे जी की वैल्यू असल वैल्यू से बहुत ज्यादा आए। आपको सवाल तो समझ में आ गया ना कि जी की हाँ वैल्यू जी, हाँ जी। होने का क्या रीजन होगा? तो अब हम्म, अगर आप इस सवाल को देखो तो जी इज इक्वल टू 2s/t²। जरा वर्किंग देखो। और मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू में तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो जब आप ये आदत डालो कि एमसीक्यूज ओ लेवल की तरह देखकर ओरली सॉल्व नहीं करने, बल्कि ये लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे। आप लिख के सॉल्व करेंगे आराम से होंगे, आप लिखेंगे नहीं तो ये फंस जाएंगे। अच्छा, अब मुझे जी की वैल्यू एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, तो एयर रेजिस्टेंस को मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है जी इज इक्वल टू 2s/t जी स्क्वायर। की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, वेरी गुड। डायमेंशन ऑफ द बॉडी, इससे क्या होगा? अगर डायमेंशन बड़ी करोगे तो अब थ्रस्ट बढ़ जाएगा। अब थ्रस्ट बढ़ेगा तो अपेरेंट लॉस इन वेट आएगा, तो उससे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे पैराशूट होती है ना, पैराशूट को खोलो तो उसकी डायमेंशंस बढ़ती हैं, उससे तो जी कम हो जाएगा। मेजर डिस्टेंस, अब ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि देखो वर्किंग देखो, जी इज इक्वल टू 2s/t²। तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा फॉर इट टू फॉल डाउन, व्हिच मींस द नहीं, वैल्यू लेकिन ऑफ जी विल एस, इंक्रीज। लेकिन एस खुद बैठा हुआ है ना न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर में। ओह, cuz displacement will increase, distance will increase. तो एस एस और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेजर टाइम लॉन्गर देन ट्रू टाइम, अगर टाइम बढ़ाओगे तो जी कम हो जाएगा। तो इस तरह हमने प्रॉपर इसको लिख के सॉल्व किया, और ये वो थीम है जो मैं आजकल जो स्टूडेंट्स रीटेक दे रहे हैं यहाँ पर भी, आई एम टेलिंग देम इन एवरी क्लास दैट लुक, दिस इज द मेन रिमेंबर, दिस इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर। you have to give the you have to give the MCQ working in writing for your own correct answer. Which feature of a graph allows acceleration to be determined? ये बिल्कुल अभी जो मैंने चीज की है। कौन सी ग्राफ सर ने लेकिन मेंशन नहीं किया होगा किस तरह की ग्राफ? हाँ, वो कह रहे कोई एक ग्राफ है, ओके, एक एक करके पढ़ते जाओ। एरिया ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गलत है। दैट्स नॉट पॉसिबल, नो। ये देखो द कितना एरिया चला। अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी गलत है नो, क्योंकि दैट्स इट्स सपोज्ड टू बी ग्रेडियंट फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हाँ, लेकिन एक चीज नोट करो, दिस इज अ वेरी वर्थ पॉइंट ऑफ नोटिंग कि इंटरेस्टिंगली एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज नथिंग। ऐसा नहीं कि कोई और क्वांटिटी शो कर रही हो, वो कुछ भी शो नहीं करता। वो उस पीएस को अपने घर से लेकर आया। he is trying to trap the people, and that is why a good number of people, a lot of people are sitting again because they trap very successfully। तो पहला तो गलत है। दूसरा, the area of a velocity time graph, area shows what? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। Yes. Slope of a displacement time graph? दैट विल शो velocity. Yes, very good. So this shows velocity. So that means the answer is D.
Yes. Very good. The graph shows the velocity of an object moving in a straight line, varies over time t equals 0 to time equals t, which graph represents the displacement of s of the object in the time t equals 0 to time t. मैंने इसके It's नोट्स moving in पढ़े a straight नोट्स line from 0 to t. No, but what is this? What this graph is showing? It's going in one direction, velocity is plus, and then it's coming back. At the turning point, velocity will become zero. It's coming back. Yeah, At the turning point here, at this point, acceleration is equal to zero. At this point, acceleration is zero. Why acceleration is zero? because it's the turning point, so the object is changing direction at this point. Good. अब मैंने ऑप्शन लिखा है. He says which graph represent the displacement of the object intertime 0 till t. Displacement, but the displacement would end up being 0 because it goes back to where it originally started. नो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ेगा फिर कम होगा ना. जी जी. तो So it's B. बी में तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है? डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव व्हेन यू गो बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये तो वापस अपने घर तक ही वापस आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा? अच्छा. डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव व्हेन यू गो बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट. आप जो जहां से हमने स्टार्ट किया, अगर आप उससे पीछे चले जाए ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है. तो बी को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ. A. हाँ, ए में सेंस बनती है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा और फिर इट कम डिक्रीजेस. होगा सी. क्योंकि C के अंदर ये बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर दोबारा बढ़ रहा है फिर दोबारा कम हो रहा है. और इसमें बीच में जीरो भी आ रहा है. जी. और जो हमने ऊपर जर्नी बनाया है उसमें डिस्प्लेसमेंट कहीं भी जीरो नहीं. डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? When it ends up back to its original position. Yes, very good. So that is the reason C and D are wrong. Now look at this. The diagram shows a laboratory experiment in which a feather falls from rest in a long evacuated vertical tube of length L. Evacuated मतलब ये जो tube है ये vacuum है. अच्छा, okay. Under there is no air resistance. Okay. The feather takes time t to fall from the top to the bottom of the tube. How far will the feather have fallen from the top of the tube in time 0.50? ये एक estimation वाला question है. नहीं. It's a calculation. Look, you should think about using equation of motion. Feather fall from rest. It means u is equal to 0. Yeah. लिख कर करो. S is equal to ut plus half at square. SL है. Yes. So L is equals to T 0.50 E 0.50 है बिल्कुल. plus half. Acceleration is not mentioned at all. तो But आपने खुद we'll take that as G. We'll take that as G. हाँ, अभी आपने खुद कहा था ना कि वो तो वो है, ये वैक्यूम का केस है ना. So another 0.50 squared. Okay.
वर्किंग देखो जी। अब इसको सॉल्व कर देखो। एस मेरे पास लिखा हुआ है 0.25 t by the substitution method। The answer is 0.25, या। अब इसको लिख कर किया, जी जी। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत मुश्किल था। और जब वो कहता है एग्जामिनर की एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका सॉरी वो एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? अगर 9.81। हाँ 9.81, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत मशहूर क्वेश्चन है पेपर में, ये 90% लोगों से नहीं हुआ था। Two markers M1 and M2 are set up in a vertical distance h apart. A steel ball is released at time 0 from a point distance x above M1. The ball reaches M1 at time t1 and reaches M2 at time t2. The acceleration of the ball is constant. Which expression gives the acceleration of the ball? So, from x to M1, time taken t1, and from M2 and from M1 to M2, the time taken is t2. सही है, So for this, हम पहले क्या क्वेश्चन ऑफ मोशन से शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाली। वो भी ठीक है। एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज अ गुड ऑप्शन। तो s इक्वल्स ut, इसके अंदर जो इनिशियल, वी डोंट हैव एनी वैल्यूज फॉर वेलोसिटी इन दिस, सर। सो u विल बी 0। नहीं वो तो है, लेकिन ठीक है। अब इसमें अगर बोला है कि he says the ball is released at time zero from a point x above m the ball। मेरा मेरा ये प्लान था कि एक मर्तबा जीरो, एक मर्तबा m1 तक की इक्वेशन बना लो, एक मर्तबा m2 तक की, दोनों शुरू शुरू से शुरू करो। तो मैं m1 की क्वेश्चन बनाऊं पहले, फिर मैं m2 की बनाऊं क्वेश्चन, लाइक दिस। पहले एक मर्तबा m1 तक की बनाओ, यानी पहले एक मर्तबा इस मोशन की बना लो। तुमने फॉर्म, यू हैव सेलेक्टेड द फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ ए टी at स्क्वायर। स्क्वायर। He says कि दो इक्वेशन बनाना चाहता है। द look, he says the ball reaches m1 at t1 and reaches m2 at t2, the acceleration of the ball is constant। इसमें the acceleration of the ball, तो नीचे ना वो दो दो टाइम्स को इन्वॉल्व कर रहा है। x to m1 is t1 and m1 to m2 is t2। हाँ, तो हम कोई ऐसी क्वेश्चन भी तो यूज करते हैं जिसके अंदर u और v दोनों हो। उसमें हमें मसला हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास v की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो अप्रोच है जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, वो ज्यादा लॉजिकल लग रही है। आप मेरे साथ इक्वेशन बनाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर यहाँ पर डिस्टेंस क्या लूं, x ले लूं। बट x इज, हाँ जी x ले लें। फिर और टाइम t1 ले लूं। जी। ये मेरी इक्वेशन वन बन गई।
अब क्या करूं? अब एक सेकंड इक्वेशन बनाएंगे फ्रॉम द सेम ठीक है, वे। जो सेकेंड इक्वेशन है ये पूरी है। h फॉर्म, is equals to half at square। ठीक है, एस की जगह क्या एक्स प्लस वाई लिखूं? x प्लस वाई क्यों लिखेंगे आप? क्या, सॉरी, एक्स प्लस एच लिखूं? नो नो, इट्स m1 to m2 is just h। मैं तो जर्नी शुरू से लूंगा ना, मैं अगर मैंने जर्नी M1 से शुरू की तो फंस जाऊंगा, यू क्या रखूंगा फिर? u u जीरो तो नहीं होगा? क्यों? आपने भी मुझे खुद कहा कि जब बॉल रिलीज होगी तो यू जीरो होगा। ये बॉल यहाँ से रिलीज होने जा रही है लेकिन तो बॉल की तो ऑलरेडी वेलोसिटी है एट द पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ m1। नहीं, हाँ जी, हमें because देखो इस बात को समझो कि the ball dropped, because we dropped the ball and then हम्म, the ball traveled a distance of x to reach the point m1, and at हाँ that हाँ, point it had already gained some यही तो velocity। बता रहा हूँ, तो वो यही तो। velocity हमारी initial velocity होगी for the distance of h। लेकिन इसमें तो फिर आपको वो M1 पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आप ऐसा करो ना कि जर्नी पूरा ले लो, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, बिकॉज स्टील बॉल है छोटी सी, तो एयर रेजिस्टेंस तो नेग्लेजिबल होगी। तो मुझे चाहिए कि मैं पूरी मोशन ले लूं। मैंने उधर लेफ्ट साइड पे एरो बनाया, एरो देखो। मुझे क्या फायदा कि मैं मोशन M1 से शुरू करूं? मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, मैं कर सकता हूं, लेकिन उससे मेरी एफर्ट बढ़ जाएगी ना। अगर मैं मोशन को, और फिर मेरा टाइम T1 का T2 का भी मसला हो जाएगा। जो घड़ी चल रही है वो तो एक ही है, एक ही क्लॉक चल रही है, जो T1 दे रही है, T2 दे रही है, तो वो तो ऊपर से ही मेजर हो रहा है। मुझे चाहिए कि मैं जर्नी को दूसरी मर्तबा भी बिल्कुल टॉप से लूं। ओके, तो फिर अब इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी, हम्म, और जो हमारा टाइम होगा t1 प्लस t2 होगा। अच्छा, अब ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये तुम्हें बड़े गौर से समझना पड़ेगा। इसमें एक मशहूर ट्रैप है, वो ये कि लिखा हुआ है इट रीचेस M2 एट टाइम T2। अगर आपने कहा T1 प्लस T2, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि मेरी क्लास आपके साथ शुरू हुई 10 बजे, खत्म हुई 11 बजे। तो अब जो टाइम है वो 10 + 11 होगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन 1 आवर होगी। तो आपने यहाँ माइनस क्यों किया? टू गेट द रिजल्टेंट। नहीं, इसकी वजह आपको पता है कि 10 to 11 असल में टाइम इंटरवल नहीं है हसन। 10 to 11 असल में क्या है? ये नंबर 10 और 11 असल में टाइम इंटरवल नहीं है, बल्कि क्या ये क्लॉक टाइम है। जी। जो क्लॉक टाइम होते हैं उनको आप ऐड नहीं करते। जब आपने यहां से शुरू किया तो टाइम क्या था? मैंने जीरो। जीरो था। सपोज करो यहां पर हो गया 5 सेकेंड, यहां पर हो गया सपोज करो 12 सेकेंड। तो ये तो क्लॉक टाइम है, ये तो घड़ी चल रही है। तो मुझे क्या फायदा, मैं T1 + T2 क्यों करूं? हम्म। फिर वही बात, दोबारा जर्नी मैंने दूसरी मर्तबा भी यहीं से शुरू की है। तो अगर दूसरी मर्तबा जर्नी मैंने बिल्कुल टॉप से शुरू की है, तो क्या टाइम सीधा सीधा हाफ 82 स्क्वायर होगा? जी होगा। अब ये लॉजिक समझने वाली है, तो x + h = ½ a T2 स्क्वायर। ये मेरी तो बन जो गई। असल टाइम टेकन था जो एच के लिए था, दैट वुड बी t2 माइनस t1। हाँ, अब आप सही पहुंच गए। अगर मैं एज के लिए टाइम निकालता तो वो होता T2 - T1, परफेक्ट। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया माइनस? बिकॉज वी टुक द टाइम फॉर द होल जर्नी इंस्टेड। वेरी गुड। अब मैं यहाँ रुका, आपका वेट कर, अगर आप लिख के सॉल्व कर रहे हो तो आगे बताओ। तो अब हमारे पास इस पॉइंट पे आ गई हैं दो इक्वेशंस। एक हमारी इक्वेशन है x इज इक्वल टू हाफ a t1 स्क्वायर। फिर हमारी दूसरी इक्वेशन है x प्लस h
is equals to half a t2 square. हम्म। अब हम इन दोनों को क्या इक्वेट करेंगे लाइक टुगेदर? तो आप बताओ ना, आप तो बेसिकली मेरे ख्याल में मैथ्स भी लेते हो, तो आप बताओ आप क्या करो, ऑप्शन मैथ्स साथ में मैं मैथ्स नहीं लेता सर। ओ लेवल मैथ्स तो किया हुआ है ना, मतलब वो मैं आप ये पता, आप ए लेवल मैथ्स जी नहीं जी लेते लेकिन आप ओ लेवल मैथ्स किया हुआ है ना, कि आप ऑप्शन जी जी। देखो, जे दो इक्वेशन में किसको एलिमिनेट करना है। तारों में जो एलिमिनेट वो ग्रेविटी है और एक्सेलरेशन, एक्स की वैल्यू है। एक्सेलरेशन तो निकालना जी। है, वो एलिमिनेट थोड़ी करना है। ओके, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दैट कैन जस्ट बी कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ इक्वेशंस एट द सेम टाइम। अरे नहीं, एक्सेलरेशन तो निकालना है, तुम उसको कैंसिल करने ओके, का क्यों। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। ओके, हाँ, सो इट विल बी डेफिनेट, ओके 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 ओके। बेचारे तो एक्सेलरेशन बढ़ा इनमें दोगे से तो जो निकालेंगे। अच्छा हाँ, क्वेश्चन तो पढ़ो, ये क्वेश्चन बड़ा सोच के बनाते हैं भाई, दिस इज देयर प्रोफेशन के आधे 70% बच्चा बैठा हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त, 60% आप लोगों की तरह बैठे। हमारा तो रिकॉर्ड बना हुआ है, 70% स्टूडेंट इज गिविंग फिजिक्स अगेन। अब आप पहुंच गए हो, लेकिन अब क्या करूं मैं, ओके। एच, एच रखना है, एक्स नहीं चाहिए मुझे, जी। क्या करूं मैं। देखो ना, इक्वेशन 2 में क्या एक्स नहीं रख सकता, ये मेरा एक्स है, अगर मैं, इक्वेशन 2 के अंदर एक एक्स प्लस एच आ रहा है। हाँ लेकिन सब्स्टिट्यूशन ना सर, एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है। ओ ओके 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 ओके। तो इट विल बी हाफ ए टी स्क्वायर पहले in लेफ्ट से बताओ, brackets plus एक्स h is equals to half a t2 square. कैसे आएगा। So it will be half a t1 square जो x की वैल्यू है plus h is equals to half a t2 square. ठीक है, आगे बताओ, ओके, अब हम क्या करेंगे, विल निकालना क्या है। हमने एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो मैं एज को इधर छोड़ देता हूँ और इसको वहां और ले आप जाता और आप उस जो हमने इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया विल टेक इट टू द अदर साइड एंड हूँ। इट विल बिकम h equals to half at1 square plus half multiplied by half at2 square. उल्टा हो गया ना, हाफ 82 स्क्वायर होगा ना, माइनस हाफ 81। नहीं सर, मल्टी ओके हाँ, माइनस होगा हाफ 82 स्क्वायर माइनस हाफ 81 स्क्वायर। हाँ, तो हाफ एंड हाफ निकल जाएंगे इससे, तो विल बी लेफ्ट विद h इक्वल्स 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर। हाफ और टी, हाफ और ए कॉमन ले लो। ए भी हम कॉमन ले सकते हैं, ओके। सो इट वुड बी h इक्वल्स हाफ ए in brackets t2 minus t1 both are squared t2 square minus t1 square। और फिर अब हम इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे टू मेक ए द सब्जेक्ट। तो a will go to the other side, it's going to become h over मैं टू टू उधर ले जाऊं,
T2 square minus T1 square. It will be D. The answer is D. 2h अपॉन T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देखो ये MCQ है। Sir, wouldn't C be the same thing as D? क्योंकि वो T2 minus T1 whole square है। लेकिन वो तो एक अलग चीज है ना, ये तो इंडिविजुअल स्क्वायर है। मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, कभी गलती नहीं करिएगा क्योंकि आप जरा इसको ओ लेवल में कर चुके हैं दोनों फॉर्मूलाज को, बट ये गलती हो जाती है, ये होल स्क्वायर नहीं होते। यानी होल स्क्वायर एक अलग चीज है और अलग अलग स्क्वायर एक अलग चीज है। ओके ओके। राइट। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छी एग्जांपल है कि ए लेवल के एमसीक्यूज कहाँ जाकर लेवल टच होता है। अच्छा अब देखो नंबर 6 देखो, ये है प्रोजेक्टाइल। In the absence of air resistance, a stone thrown from P follows a parabolic path in which the highest point reached is T. The stone reaches point Q before landing. The vertical component of acceleration of the stone. So that's what we need to find, the vertical component. But they haven't given us any angles to work with. द Okay. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, वो और प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा हॉरिजॉन्टल जीरो होता है। और वर्टिकल जी के बराबर होता है। जी। अब मुझे बताएं क्या लिखूं। Okay, so it cannot be A. हम्म। We can cancel A. पूरे 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 प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन एक ही होता है। जी। एक्सेलरेशन तो जी के बराबर है, वो तो कांस्टेंट होगा। So that means it has to be D. There is no other valid Yes. answer. ये आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, आप समझ गए हो, लेकिन ये धोखा देने की कोशिश कर रहा था कि आप ये सोचो कि एक्सेलरेशन वेरी करता है। थ्योरी कहती है कि एक्सेलरेशन इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन डज नॉट चेंज। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो। Okay. A brick dislodged from a building falls vertically under gravity. Which graph best represents the variation of its height above the ground with time t if air resistance is negligible? So ये जो ग्राफ है ये ब्रिक गिरने की है ना? हाइट h above the ground with time t air resistance is negligible। ये बेसिकली ब्रिक के गिरने की है, बिल्कुल। और ब्रिक इतनी सख्त होती है कि उसमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है। It would be A होगा ना सर? जल्दी कैसे कर सकते हो आप तो मतलब कुछ थोड़ी बहुत वर्किंग तो करो ना। यानी Because आपने कहा because कि, of terminal velocity. लेकिन आप ये तो देखो ना कि ये एच अपॉन ग्राफ हाइट अगेंस्ट टाइम है। तो अगर ये ग्राफ जी। हाइट अगेंस्ट टाइम है तो उसका ग्रेडियंट किसे शो करेगा। So height upon time would be the same thing as distance upon time.
यस, which is speed. तो ये ग्राफ का ग्रेडियंट शो कर रहा है वेलोसिटी या स्पीड। तो नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। है नीचे आते वक्त, सर कम हो। अच्छा नीचे आ नीचे आते किसी हुए बढ़ेगी। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है किसी चीज की स्पीड नीचे अंटिल के वो प्रोपेलर लगे हो, जहाज हो, अलग बात है। अगर कुछ चीज सीधा वैसे ही नीचे आ रही तो उसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी ना। तो अगर स्पीड बढ़ रही है, बदल रही है, तो So बी it would कैंसिल। be C. So it would be C. सी का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट स्पीड। Okay, और स्पीड बढ़ रही है, so it can't be C. So तो फिर D होगा, because in D it's also constantly increasing. वो तो ए में भी स्पीड बढ़ रही है, ग्रेडियंट नेगेटिव है, लेकिन अगर आप ए को बनाए ना तो ए में भी स्पीड बढ़ रही है। जो ए है ना, ए वाला पार्ट, उसमें भी स्पीड बढ़ रही है। बस आपको देखना है कि आपने तो उसको तो कैंसिल कर दिया, बी और सी को। अच्छा, A के अंदर तो हाइट जो है वो ऑलरेडी, अच्छा, so it's A because the height is decreasing. यस, अब देखो ये कितना सोच के बनाते हैं, वरना ए और ए और डी में बहुत क्लोज टाई हो गया था। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखो। Projectile is launched at point O and follows the path OPQRS as shown. The air resistance may be neglected. Which statement हाँ, is true for the projectile when it is at the highest point Q of its path? Okay, the first one is the horizontal component of the projectile's acceleration is zero. The second one is the horizontal component of the projectile's velocity is zero. The third one is the kinetic energy of the projectile is zero. D is the momentum of the projectile is zero. So C और D हम cancel कर सकते हैं because the projectile has momentum and the projectile does have kinetic energy. So the answer is now in between A and B. जो A है हॉरिजॉन्टल वो कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो। ये कहाँ जीरो और फिर कैसे हुआ? जो फिर A कह रहा है the horizontal component of the projectile's acceleration is zero, और जो B कह रहा है horizontal component of the projectile's velocity is zero. लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो सकती ना, अगर उसको जीरो कर दिया तो फिर तो ये आगे जाएगी ही नहीं। ये देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। जी, और साथ so में it ये भी has कह to रहे be हैं, A. हाँ वो कह रहे हैं एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। Yeah. ई क्यों रॉन्ग है? C because the object does have kinetic energy. क्योंकि वो किसी पॉइंट पे रुक नहीं रहा। G and B सही। and D because it has momentum. For वो the same reasons it has kinetic energy because हाँ, it's not stopping. प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट पे रुकता नहीं है। चलो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। The velocity of an electric car changes as shown. What is the acceleration of the car? अच्छा, this is velocity, so ये तो simple gradient question है ना? हाँ, This is a simple gradient question. यस, लगता है ऐसे ही है। y2 minus y1 over x2 minus x1. So point one, I can zoom in. Can you zoom in on the graph? So it's 1, 2, 3, 4, 5, 10 divisions for 50. So it's between fives. So 2, 3, 4, 5, 6.
3, 4, 5, 6. Okay. So it's division of 5. Point 1 is 3 and 80. Point 2 is 4 and 105. Okay. So y2 minus r or x2. निकला आंसर। हमें एक्सेलरेशन बताने जो ग्राफ का ग्रेडियंट है। The answer is 25. The answer 25. Answer 25 है sir. मेरे पास आ रहा है 7.3। आपने यूनिट कन्वर्ट किया, अब उसमें धोखा दे रहा है यूनिट किलोमीटर पर आवर में। ओ मैंने कोई कन्वर्जन नहीं की। हाँ तो बस वो तो आपने कन्वर्जन अगर नहीं की तो आपने उसको मौका दे दिया ना। जी। कन्वर्जन करना जरूरी है। यूनिट कन्वर्जन करके सॉल्व करो। ओके सर। जी सर मुझे भी 7.3 मिल रहा है। दैट्स गुड। ये हमने देख लिया। अब इसमें हमने सीखा कि यूनिट कन्वर्जन का ख्याल रखना है। चलो अब ये देखो कि साइंस म्यूजियम डिजाइन्स एन एक्सपेरिमेंट टू शो द फॉल ऑफ अ फेदर इन अ वर्टिकल ग्लास वैक्यूम ट्यूब। द टाइम ऑफ द फॉल फ्रॉम रेस्ट टू बी क्लोज टू 0.5। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब। रेस्ट का मतलब है कि यू 0 कर दोगे और टी 0.5 है और ए इज इक्वल टू जी होगा। हमें निकालना है एस। ये आसान सवाल लग रहा है मुझे, इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है। This is also s equals ut plus half at square. तो ऐसे हाँ। इसके अंदर जी सर। हाँ सही है। So it's going to be 0.5 multiplied by 9.81 multiplied by 0.5 squared.
1.22625, so 1.3 meters. 1.3 मीटर। गुड आंसर। सही है, गुड। अब ये वाला कर दो 11। अ बाइसिकल ब्रेक्स सो दैट इट अंडरगोज यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। यू हमारा 8 है, वी हमारा 6 है, और डिस्टेंस मांग रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अच्छा अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन बनाया। So it's u equals uh u square, वो 2as वाली है ना, it's the one with 2as। नहीं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास, हाँ, it's the 2as one। u equals v plus 2as। तो ये 2s लगाओ। पहले ऐसा करके ना एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन में ओके, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, सो वी कांट डू v minus u over t। निकला, एक्सेलरेशन निकला। सर, टू जो टाइम है उसके लिए मैं 8 यूज करूंगा, उसके लिए मैं 6 यूज करूंगा। हम्म, टू गेट आउट द टाइम मैं 8 यूज करूंगा, मैं 6 यूज करूंगा। जो टाइम है क्या मतलब? टाइम तो डिस्टेंस 7 मीटर दिया हुआ है ना, तुमने 2s लगाया था, उससे ए निकाल लो। देखो ना, आपने कहा मैं पहले 2s लगाऊंगा। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, मेरे पास ओ अच्छा, u। आप रीअरेंज करेंगे, ओके, मैंने रीअरेंज नहीं किया। नहीं वो, मैं पहले सेपरेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के वो इनपुट करता इस इक्वेशन के अंदर। So this would be v square is if initial velocity is okay. Sir, initial velocity is 8 or 6? इनिशियल वेलोसिटी इज 8, फाइनल इज 6। Okay. एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा ना। So -2 आ रहा है सर। नेगेटिव 2 आ रहा है, सही है। फिर उसको रखकर अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करो।
If the deceleration of the bicycle remains constant, what further distance will it travel before coming to rest? Seven, 7 more meters. तो अब There's इसका आंसर, हाँ बोलो। A, A, 7 more मीटर, मेरे पास आ रहा है 9 मीटर। एक्सेलरेशन कितना आया था? मेरे पास आ रहा है negative 2। 2, negative 2. हाँ, -2 आ गया, लेकिन फिर मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 9 मीटर। फर्क क्या आ रहा है? चेक करो। जी, I'm checking. वर्किंग तो आपने यही की है, लेकिन हाँ जी सर, 9 ही आ रहा है। आई थिंक वो कैलकुलेटर में कोई गलत वैल्यू इनपुट हो गई थी। 9 आ रहा है। जी। चलें, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वी कैन मूव फॉरवर्ड। हमने इसका प्लान अब ये वाला कर दो, आसान से। अ बॉल A इज ball is थ्रोन। thrown vertically in the air, neglecting air resistance, which property of the ball can never be zero at any time during the flight? Can never be zero. The velocity can never be zero because it's always going downwards. फिर आंसर क्या लिखे? D. रीजन? Because velocity can never be zero. मेरे पास आंसर आ रहा है ए। एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती ना। Speed constant नहीं हो सकती sir during a fall. लेकिन वो During तो terminal जीरो, velocity, speed will be constant, which means acceleration will be zero. वो तो है, लेकिन ये कह रहे हैं वो बताओ जो कभी जीरो नहीं हो सकती। ओके, ये समझ में आया कि जीरो वाला लॉजिक क्या है? जी। एक्सेलरेशन इज द ओनली क्वांटिटी जो कभी जीरो नहीं हो सकती।
वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जीरो हो जाएगी, तो आपको वो प्रॉपर्टी मार्क करनी थी जो किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम इसको फिर यहाँ तक रोक लेते हैं। हमारे पास अब ये टॉपिक हमने शुरू कर दिया। आज हमने इसके माशाल्लाह 15-16 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप इस टॉपिक को आपने भी घर पे किया है, तो आप कोशिश करो कि वन डे मोर और डू सम मोर क्वेश्चंस के अगर 50 का टारगेट पूरा हो जाता है पर टॉपिक, तो स्टिल समथिंग इज बेटर। हम इसको यहीं तक रखते हैं, और हम इसको फिर इंशाल्लाह वी विल स्टार्टिंग इन आवर टुमारो क्लास। Okay. अल्लाह हाफिज।